आप सभी का बहुत धन्यवाद। गर्मी है काफ़ी उज्जैन में, फिर भी आप खुले में शाम को मेरे हिसाब से कुछ देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। और आप पीछे देखें तो आप इतनी तादाद में आ जाएंगे, ये मेरे लिए बहुत ही मैं कहूँगी गर्व की बात है। छोटी सी हूँ, बहुत कम उम्र से राजनीतिक जीवन का सफ़र तय करती आ रही हूँ, और इसीलिए तहे दिल से आपको सभी को प्रणाम। उज्जैन में मेरा पहली बारी आना हुआ है। पिछले वर्ष माता पिताजी का आना हुआ था, 5-6 दिन दर्शन करने आए थे महाकाल के, और चाचा चाची भी थे। हमारा आना नहीं हो पाया था, मैं ड्यूटी में थी उत्तराखंड चुनाव में। तो मुझे आके उन्होंने पहली चीज़ ये कही कि बेटा, हमने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई और समझदारी उज्जैन के युवाओं में और युवतियों में है, वो कहीं नहीं देखी। आज भी यहाँ आने से पहले माँ हरसिद्धि देवी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक छोटा सा 13 साल का बच्चा, और मुझे उससे परिचित कराते हुए बोला गया कि इसको कंठस्थ है दुर्गा सप्तशती और दुनिया भर के मंत्र। और मैंने कहा मुझे भी नहीं है। मैंने कहा आप बच्चे हो, आप धन्य हो। तो मेरे अब समझ आई कि आपने खास तौर से गिरीश भाई साहब, आपने मुझे इस लायक समझा कि आज आप मुझे इस मंच पे बुलाएंगे, और इसीलिए श्रीमती सुगानी जी, गिरीश भालेराव जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत के लायक समझा और आज यहाँ पे बुलाया भी आप सबके बीच में। 36वें वर्ष में डॉक्टर हेडगेवर स्मृति व्याख्यान माला में भाग लेने का जो मेरा आज सौभाग्य है, और जो कुछ लगभग मेरे ख्याल से भाई साहब 2 हफ्ते पूर्व मुझसे पूछा गया कि आप किस पे बोलना चाहेंगी, तो मैंने कहा मैं उस पे बोलूँगी जो मैं अपने दिल से कह सकूँ। वैसे तो मैं अधिवक्ता भी हूँ, वकील हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ, लेकिन युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो युवाओं का जो डिस्कोर्स में खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उनका विचार विमर्श, उनकी सूझबूझ, उनकी विचारधारा, उनका सोचने और समझने की जो शक्ति है, वो आजकल इतनी अहम क्यों है। विद्यार्थी परिषद से बढ़ के आई हूँ मैं, 22-23 साल की थी। मेरे घर में कोई राजनीति नहीं, कोई वकील भी नहीं है, किसी ने कभी लॉ की पढ़ाई नहीं करी, पहली हूँ। तो जब शुरुआत हुआ तो मेरे संगठन महामंत्री कहते थे कि तुम आज के युवा हो, भविष्य के तुम भारतवर्ष के नागरिक हो। तो मैंने कहा वो तो नागरिक मैं अभी भी हूँ, क्या बोल रहे हो आप। मेरे अपने संगठन महामंत्री जी से बहुत लड़ाई होती थी। मेरा उनसे रिश्ता आज भी ऐसा ही है। बहुत समय बाद मुझे समझ आया उनका मतलब क्या है। युवा पीढ़ी एक डिस्कोर्स सेट करती है, जिसको आप विमर्श कहते हैं। युवा पीढ़ी सोच को सेट करती है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य बतलाती है। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही समझ आ जाते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब वो एडोलसेंस में आता है, 18-19 साल का होने लगता है, कॉलेज में पढ़ने लगता है, आपको समझ आ जाता है कि बच्चा मेहनत करेगा, पढ़ाई कर लेगा, धंधा कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, निकम्मा है, या कुछ बड़ा करके दिखाएगा। सही कह रही हूँ शायद मैं। ये माँ बाप भी, सबसे ज़्यादा तो माँ बाप पहचानते हैं। तो वो जो युवा पीढ़ी है, उसकी विचारधारा देश के विकास के लिए, और मैं कहूँगी आज की तारीख में देश की अखंडता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, मैं जितना ज़्यादा बोलूँ इस बारे में उतना कम है। और एक ही उदाहरण दूंगी, आप समझ जाएंगे। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो देश के टुकड़े मांग रहे थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 6 साल पहले। और वो एक तबका है युवाओं का जो आज भी जीवित है, जागरूक भी है, और अब देश में राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायी तरीके से कहीं ना कहीं पदति पा के बैठा हुआ है। उसको बड़ी बड़ी ग्रैंड ओल्ड नेशनल पार्टीज़ ने, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अपना मंच भी दे रखा है, आइए जहर उगलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चा कैसे बढ़ता है, उसकी सोच क्या होती है, उसमें 100% माँ बाप का ही हाथ होता है, मैं ये नहीं कह रही।
क्योंकि स्कूल कॉलेजों में क्या आपको सिखाया लिखाया पढ़ाया जा रहा है, उसमें माँ बाप का एक बहुत ही लिमिटेड हाथ होता है, लिमिट कंट्रोल होता है वो। लेकिन अगर अपने घर में अगर आपका बच्चा आपके साथ ही पढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा आपके साथ ही ले रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकें, सही पथ पे लाके खड़ा कर सकें, तो आप धन्य हैं। माँ बाप वैसे ही देवी देवता स्वरूप होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रोल माँ बाप का इसलिए आता है क्योंकि जहर उगलने वाले छोटे शहरों से, टियर 2 टियर 3 टाउन से, गाँव से माँ बाप जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, और जब 2 पैसा इकट्ठा हो जाता है तो बच्चे को बड़े शहर भेजते हैं, जा पढ़ ले, दुनिया देख ले। जब बच्चा आप बाहर भेजते हैं, आप उसको डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी बनाने के लिए नहीं भेजते, आप इसलिए भेजते हैं कि पढ़ लिख लेगा, अच्छे अफसर मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, कंपेटिटिवनेस में कहीं ना कहीं compete करके अच्छी नौकरी में, इंटरव्यू में पारित कर लेगा। ज़्यादातर माँ बाप यही सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। पहले तो मेरे ज़माने में कहते थे जिसका कुछ नहीं होता उसका कानून होता, जब मैं पढ़ रही थी। लेकिन अब तो वकीलों की बहुत वाहवाही है, और ज़रूरी भी है कानून समझना जानना इस देश में, खासकर ये JNU के किस्से के बाद। माँ बाप इस सोच से नहीं भेजते कि तू जाएगा तो भारत तेरे टिकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और बंदूक की नोक पे, मतलब कि आतंक हिंसा फैलाने वाली सोच के साथ कभी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं भेजते। तो जब मुझे भाई साहब ने बोला कि आप किस पे बोलेंगी, तो मैंने कहा मैं इस पे बोलूँगी। अब मैं युवा श्रेणी में आती नहीं हूँ उसको 2 साल हो गए, लेकिन क्योंकि छात्र राजनीति से मैंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया, मेरी सबसे अच्छी समझ भी यही है। मेरी अपनी बहन मुझसे बहुत छोटी है, तो कुछ ना कुछ मैं इन टच रहती हूँ कि क्या चल रहा है। अब विद्यार्थी परिषद से जब बोलते हैं सेवा में हाजिर हो जाती हूँ। अब चुनाव लड़वाना भी बंद कर दिया है, लेकिन ये एक ऐसी पीढ़ी है दैट यू नीड टू कैच देम यंग। अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैच देम यंग। आजकल यहाँ आने से पहले एक यंग थिंकर फोरम के साथ, एक कुछ युवाओं के साथ 5 मिनट मेरा बैठना हुआ। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपने मीडिया का भार भी देखा है, सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, आपने भार देखा, आपने उत्तराखंड का चुनाव का भार देखा मीडिया की दृष्टि से, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, क्या दिक्कत दिखती है, और सोशल मीडिया के बारे में पूछा। तो मैं कहूँगी कि एक बड़ा सा एक डिवाइड आ गया है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, और वो फिल्टर को कोई चेक एंड बैलेंस करने का अब कोई सिस्टम तो है नहीं हमारे देश के अंदर, जिसको आप कोर्ट कचहरी की दायरे में लाके आप केस लड़ लें। तो आज की तारीख में जब मैं भी इसकी गुनहगार हूँ, और शायद आप लोग भी होंगे, ज़्यादातर हमारी न्यूज़ जो है वो हम सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं। व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, ट्विटर पे पढ़ लिया, इंस्टाग्राम तो मैं कहूँगी कि एक अलग पीढ़ी बन रहा है। और माफ़ी चाहती हूँ, कुछ लोग इंस्टाग्राम अच्छे के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, मैं कहूँगी नालायकों की अलग पीढ़ी बन रहा है, और वो मैं बताऊँगी क्यों कह रही हूँ। आजकल वो पुराना ज़माना जब हमारे दादाजी जीवित थे, उनकी आँखों में ग्लोकोमा था, ज़्यादा दिखता नहीं था, बड़े बड़े चश्मे लगाते थे। सुबह जाते थे, योगा करते थे 4 बजे, 6 बजे जाके अपना वॉक कर लेते थे। दिखता नहीं था ज़्यादा, फिर भी पकड़ के, और बिल्डिंग में रहते थे तो लिफ्ट से सीढ़ी से ऊपर नीचे करते थे, वॉक करके आते थे, और उन्हीं मोटे मोटे चश्मे से ऐसे बहुत दम लगा के, बहुत कठिनाइयों के साथ अखबार पढ़ते थे। सारे अखबार पढ़ते थे, 2 हिंदी 2 अंग्रेज़ी। और बचपन से उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया था, तुम पे लानत है। मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ, तुम पे लानत है। क्यों बाबा, लानत क्यों है? तुम्हारी सोच भी अंग्रेज़ी है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें यहाँ पे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा दिया है, तो तुम्हारी टीचरों को मेहनत करने की इच्छा नहीं है, इच्छुक ही नहीं है पढ़ाने के लिए। तो तुम्हारे को सोचना में भी, तुम सोच भी रहे हो तो अंग्रेज़ी में सोच रहे हो। मेरी आज तक हालत है ये। मैं बिल्कुल अपनी आपको कमी बता रही हूँ, लेकिन ज़रूर सत्यता बता के जाऊँगी। मुझसे हिंदी में सवाल पूछा जाएगा तो मैं अंग्रेज़ी में सोचती हूँ इसका जवाब कैसे दूँ मैं।
फिर उसको अपने दिमाग में ट्रांसलेट करूँगी। 8वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाई मेरे स्कूल में, 10वीं का बोर्ड भी नहीं दिया मैंने हिंदी में। वो तो घर में गनीमत है, माँ केवल हिंदी बोलती हैं, पिताजी केवल अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो थोड़ा सा खिचड़ी बन गई मैं। लेकिन मेरे दादाजी गुजर गए, 100 साल के बाद गुजरे, इतना उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, योग इतना किया, लेकिन उनकी जो सोच और विचारधारा है, और राजनीति में मेरा प्रवेश उनके कारण है, वरना आम घर के बच्चे राजनीति में कम ही। छात्र राजनीति अलग चीज़ होती है, स्टूडेंट एक्टिविज्म, मेन स्ट्रीम राजनीति अलग चीज़ होती है। अब देखिए फ़र्क क्या है, जब वो अखबार पढ़ते थे, जब मैं टेबल पे उनके साथ खाना खाती थी स्कूल से आके, तो वो अंतर्राष्ट्रीय और स्थायी राजनीति, इंटरनेशनल, क्योंकि यूएन में नौकरी करते थे, इंटरनेशनल रिलेशंस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या सही गलत चल रहा है, वो एक बीज बो गए मेरे दिमाग में। काफ़ी लोग पूछते हैं आपको इतनी इन्फो, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मुझसे बहुत दिग्गज लोग हैं पार्टी में, लेकिन जो अपनी याददाश्त से मुझे, मेरी मेमोरी जो स्ट्रांग है, वो क्योंकि बचपन से सुनती आई हूँ, गौर करती आई हूँ। वो एक ज़माना था पढ़ाई लिखाई का। आजकल की पढ़ाई लिखाई क्या, अरे व्हाट्सएप पे देखो क्या आ गया। इसी का मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। 2002 के अंदर कार सेवकों की जिस तरीके से हत्या की गई गोधरा में, 2 कोच, केरोसिन, रुई के गद्दे, रुई के तकिए अंदर डाल के बाहर से दरवाज़ा बंद करके 59 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद जो हुआ सो हुआ। 2011 में एक भारतीय नौसेना के बहुत बड़े अधिकारी हैं, रिटायरमेंट हो गया, उनकी सुपुत्री दिल्ली के जाने माने कॉलेज, मेरे कॉलेज की पढ़ी हुई, हिंदू कॉलेज की, और उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में उसने मास्टर्स। एडमिशन मिलना मुश्किल है एमबीए के लिए, एफएमएस में एंट्रेंस में इतनी सीटों के लिए इतने लोग बैठने आ जाते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ की पढ़ी हुई। 2011 में कुछ शायद मैंने पोस्ट किया था, तो उस पर रिस्पॉन्स करके कहती है सोशल मीडिया पे, कितना गलत हुआ लेकिन गुजरात में। तो मैंने उसको उसी पे थ्रेड पे पूछा, मैंने कहा तुझे पता है गुजरात में 2011 कितने साल हो गए, 9 साल, 2002 से, तुझे पता है 2002 कैसे शुरू हुआ था? वो एफएमएस की पढ़ी हुई, बड़े बैंक में नौकरी करने वाली, दूसरों के हिस्से की पढ़ाई पे खुद एडमिशन करवा के बैठने वाली भारतीय नौसेना में जिसके पिताजी, उनकी सुपुत्री को यही नहीं पता था कि गोधरा के अंदर 2 ट्रेन के कोच बाहर से बंद करके आग लगा दिए गए थे। पुरुषों की, महिलाओं की, छोटे छोटे बच्चों की किस बेरहमी से हत्या की गई थी, उसे नहीं पता था। मैं आज से 10 साल 11 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको, और मुझसे सीनियर थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा तू क्या सोच के बैठी है इतने सालों से, 9 साल हो गए, तुझे यही नहीं पता कि गुजरात में जो हिंसा भड़की थी, भड़की क्यों थी? तुझे यही नहीं पता, तुझे कारण नहीं पता, तो तू साथ किसका दे रही है? ये परेशानी आज फूट फूट के इतनी बड़ी हो गई है आपके मुंह के सामने कि कारण नहीं पता, लेकिन आज का युवा साथ किसका दे रहा है? धृतराष्ट्र बन के आंख पे पट्टी बांध के, जी भारत तेरे टुकड़े होंगे, बंदूक की नोक पे आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? दिन भर तो तुम हमारे मोदी जी को गाली देते हो, दिन भर तुम संघ को गाली देते हो, दिन भर तुम सभी को गाली देते हो, तुम्हें जो करना है तुम करते हो। 12 साल से तुम पीएचडी के स्कॉलर बन के देश के करदाताओं की मेहनत के कमाए हुए पैसे के ऊपर दीमक की तरह चिपक के पड़े हुए हो। अरे उस 9-10 साल में पढ़ाई नहीं हो पा रही तुमसे, पीएचडी की पढ़ाई 3 या 5 साल में हो जाती है। नौकरी करते, मेहनत करते, अपनी खुद की 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमाते, खुद कर देते, और देश की प्रगति में और विकास पथ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सालों से कोशिश कर रही है कि हम प्रगति की तेज़ी पकड़े, उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान देते। ये है परेशानी। तो वो जो अखबार पढ़ा के मेरे दादाजी मुझे समझाते थे, आज मेरे दादाजी हैं नहीं, वो तो बहुत बुजुर्ग होके चले गए, लेकिन अब आजकल के युवाओं के पास ऐसा संरक्षण नहीं है, ऐसा कोई छतरी और छाया नहीं है जो उसको समझा सके कि जो तुम कंज्यूम कर रहे हो, मैं इसको शब्द को कंज्यूम बोलती हूँ, जो तो कंज्यूम कर रहे हो कितना सही और कितना गलत है। इस सोच को
अपने दिमाग में समझने की शक्ति है तुम्हारे में? अभी हाल ही में मुझे कल पता चला, एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। अब कहीं तो वाहवाही हो रही है, चलो भैया जैक डॉर्सी से पीछा छूटा, और कहीं हो रहा है देखते हैं, ट्रंप का दोस्त है पता नहीं है तो, लेकिन कैपिटलिस्ट उद्योगपति है, अपनी मनमर्जी में कुछ भी कर जाए, जहां उसको फायदा नजर आ जाए, हो सकता है। लेकिन ट्विटर भी क्या चीज़ है कि अगर आप कुरान का एक वर्स लिख दोगे, ट्वीट कर दोगे, तो आपको सस्पेंड कर देगा। आप कुछ लिख नहीं रहे, गलत नहीं लिख रहे। किया था एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बंगलुरु में जो हिंसा भड़की थी 2020 अगस्त महीने में, उन्होंने एक कुरान में से एक कलमा लिख दिया, ट्वीट कर दिया, अकाउंट हटा दिया। क्यों? या हमारी विचारधारा की लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को भी आए दिन जान से मारने की धमकी, बलात्कार करने की धमकी, परिवार के साथ दुष्कर्म करने की धमकी आती रहती है। हम शिकायत पे शिकायत भेजते हैं, हमें नहीं लगता ये गलत है। आप विदेश से हमारे देश में आए, हमारे देश के युवा आपके साथ खड़े हैं, आप एक प्लेकार्ड लेके खड़े हैं, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। कास्टिज्म तो आप फैला रहे हैं, जातिवाद तो आप फैला के, और उसमें आप नफरत का घोट मिला के चले गए हैं। आप अमेरिकन। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जो कुछ, माफ़ी चाहती, कुछ पुनौती पत्रकार छोड़ के इधर 3 भारतीय युवा, इधर 4 भारतीय युवा आप फोटो खिंचा रहे हैं। उन्होंने ही पकड़ाया होगा आपको। जैक डॉर्सी की बात कर रही हूँ मैं। अब ऐसे सोशल मीडिया पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं? और आपके बच्चे जो इस देश का भविष्य है, हम तो अपनी जितनी ज़िंदगी जीनी थी, आधी, 2/3, 2/3 या किसी भी हम जिंदगी के पटल पे हम जी चुके हैं। लेकिन भारत देश हम किसके हाथ में छोड़ के जाएंगे, ये हमारे सोचने समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो कोविड के चलते वो अखबार थोड़े विड्रॉ हुए, वो सही नहीं था। मैं कहूँगी जब कोविड अब ख़त्म हो रहा है, अपने बच्चों को अखबार पढ़ाना दोबारा शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही जो पत्रकार छापते हैं बिल्कुल 100% सही होता है ना। आप 1 की जगह 2 पकड़ाइए, 2 की जगह 3 पकड़ाइए, 3 की जगह 4 पकड़ाइए, कहीं ना कहीं तो कुछ सही निकल के आएगा। एक ही न्यूज़ को अगर आप 4 अखबारों में पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे उनके 4 अलग पहलू नजर आ रहे हैं। द पावर टू इंक्वायर एंड आस्क क्वेश्चंस, आजकल वो नहीं है। क्या है कि अब पहले तो फ़ोन भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होता था, तो जानकारी के लिए हाथ पैर मारने पड़ते थे। आज आपके घर में फ़ोन है, सबकी मुंडी यूं है, टिंग, अच्छा ये तो सच होगा। वो कहाँ से आया है, किसने बनाया है, जिसने लिखा उसने 4 अखबार पढ़ के लिखा क्या? जहाँ ये हादसा हुआ या नहीं हुआ, वहाँ उसने ग्राउंड की थोड़ी बहुत सूझबूझ करी क्या? कोई इसमें नहीं पड़ता। संघ ने फिर भी शुरू किया था। कहीं ना कहीं अगर हिंसा भड़क जाए या कहीं ना कहीं कोई मामला उजागर हो जाए, तो जिसको ग्राउंड सर्वे कहते हैं, उसकी टीम अभी भी संघ भी बनाता है, भारतीय जनता पार्टी भी बनाती है कि बात की तह तक जाइए। क्योंकि पत्रकार क्या करते हैं, दादरी का किस्सा हुआ, पीपली लाइव एक पिक्चर थी शायद, मैं ज़्यादा फिल्में देखती नहीं हूँ, लेकिन उसका एक दृश्य टीवी पे बहुत चलता था कि वहाँ कुछ हो जाता है तो वहाँ पे सारा वो ताम झाम बैंड बाजा बारात लेके सारे मीडिया हाउस पत्रकार ढोल मंजीरा बजाते हुए पहुँच जाते हैं। और फिर जब वो न्यूज़ मर जाती है तो वो इंसान की पूंछ भी मर जाती है। ऐसा कुछ हाथरस में भी देखने को मिला हमको। होगा ये खारगोन में अभी हाल में, लोग भूल जाएंगे 1 हफ्ते बाद। दादरी में भी ऐसा कुछ हुआ। तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं तो नाम भी लूँगी, मुझे तो शर्म आती नहीं है, राजदीप सरदेसाई। दादरी के अंदर इतना उछाला उसने ये मामला जैसे और कुछ है ही नहीं, सुर्खियाँ लायक कुछ नहीं है जी। कितने लोग कहाँ से मर गए, क्या हो गया, कुछ हो गया, सरकार विकास के लिए कुछ कर रही है, नहीं कर रही, कौन सी नीति लागू कर रही है, कितनी सक्सेसफुल है, नहीं है, कुछ नहीं जी, सिर्फ दादरी।
तो एक पत्रकार ने ऑनलाइन वेबसाइट में उनसे पूछा कि मालडा उस टाइम पे, उसी समय की बात है, वेस्ट बंगाल में मालडा जिला जो आपके बांग्लादेश से नेबरहुड है, वहाँ पे बच्चियों को, उनकी माओं को परिवार के सामने बालों से घसीट के उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, सामूहिक, और घर जलाए जा रहे थे। और 200-250 कुछ परिवार थे जो इस चंगुल में फंसे हैं, इससे अफेक्टेड रहे हैं। मालडा के बारे में कुछ नहीं दिखा रहे। तो एक पत्रकार ने पूछा ऑनलाइन वेबसाइट के कि आप दादरी तो आप जोर शोर से दिखा रहे हो, आपने मालडा क्यों नहीं दिखाया? तो अगर मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, राजदीप सरदेसाई क्या कहते हैं कि ये समझिए ना कि हम लोगों के जो मीडिया सेंटर है ना, वो दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में है, तो दादरी पास है, मालडा दूर है। उस पत्रकार ने उनसे ये नहीं पूछा कि रोहित वेमुला का जब आप ज़बरदस्ती शोर शराबा कर रहे थे, जिस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, तो रोहित वेमुला तो हैदराबाद में था, नोएडा के पास है। समझे मैं क्या कह रही हूं? मालडा दूर है, दादरी पास है, और हैदराबाद तो शायद उनके घर के अंदर ही था। ये पूछा नहीं, ये मैंने डबल एज स्वॉर्ड है सोशल मीडिया, ये मैंने इसको छापा, मैंने शेयर किया। आजकल पत्रकार अपनी राजनीतिक विचारधारा को कहीं ना कहीं न्यूज़ में, सुर्खियों में इस्तेमाल करके आप लोगों का दिमाग पलटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कह रही हूँ, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो 4 अखबार पढ़िए और अपनी राय अपनी सोच समझ से बनाइए। जब मैंने कहा कि इंस्टाग्राम एक निकम्मों की एक फौज खड़ी कर रही है, क्यों कह रही हूँ? कुछ लोग शायद उसका अच्छा इस्तेमाल करते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आई हूँ। लेकिन मेकअप करके, बाल बना के और थोड़ा नाच गाना करके अगर आज ये करियर सेटअप है, शायद आसानी से बहुत पैसे आप कमा लेंगे, लेकिन कितने साल तक और कितने महीने तक? और यही इंस्टाग्राम वो जगह है जो व्हाट्सएप से भी गई गुजरी है। अगर आपको कहीं सही न्यूज़ चाहिए हो तो, कोई वकील नहीं है, लेकिन आपको सीए एनआरसी पे पूरा पार्ट ज़रूर पढ़ाएगा अपनी स्टोरी में। अगर सीए के साथ एनआरसी लागू कर दी तो देश के मुसलमान सफ़ा हो जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब, इतनी बेहूदी बात तो मैंने आज तक सुनी नहीं। सीए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी क्या है? जो हमारे बॉर्डर स्टेट है, खास करके ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे, उसमें जो इलीगल इमिग्रेशन हुई है, ये बरसों से चलती आ रही हमारी एक याचिका है, जो सर्बानंद सोनोवाल जी का एक केस था सर्वोच्च न्यायालय में। उसके बाद ये निर्णय लिया गया। जस्टिस रोहिंटन नारिमन ने 2014 दिसंबर 16 को एक जजमेंट पारित करी कि सबसे पहले तो असम और बांग्लादेश में एक बार्ब्ड फेंस की एक बॉर्डर बने, बॉर्डर फेंस बार्ब्ड वायर की, और वो हमारे संरक्षण में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण में बने। अगर ये मामला इतना गंभीर नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय अपने संरक्षण में फेंस नहीं लगवा रहा होता। जो अनअकाउंटेड फॉर इलीगल इमिग्रेशन है, 140 करोड़ का हमारा देश है, हमारे खुद के लोगों के लिए नौकरियां बन जाए, 2 वक्त की रोटी कमा ले, अच्छे से रह लें, बच्चे पढ़ा लें, आगे बढ़ा लें, हम उसमें भी अगर बाहर से लोग बुला लेंगे तो ये तो मुझे याद नहीं अगर भारतवर्ष कभी धर्मशाला था। अतिथि देवो भव एक अलग चीज़ है, घुसपैठिया अलग चीज़ होती है। मेरे घर में भी घुसपैठिया आएगा तो थप्पड़ मार के बाहर निकालूंगी, नहीं तो पुलिस पे फ़ोन करूंगी। आईपीसी में भी इसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं, वो भी क्रिमिनल एक्ट है, गुनाह है गैरकानूनी। लेकिन ये ढोल मंजीरे बजाने वाले कुछ पत्रकार, इनका डीप स्टेट, इनकी लटियंस लॉबी, लिबरल लॉबी इकट्ठी हो जाती है पीपली लाइफ। तो ये जब सोशल मीडिया पे मैंने पहली बार जब इंस्टाग्राम ज्वाइन किया तो ये मामला चल रहा था। मैं अपना दिमाग दौड़ाने लगी। मैंने कहा अच्छा,
एनआरसी आएगी तो एनआरसी तो केवल उन लोगों के लिए है जो घुसपैठिए हैं, और अभी तक तो सिर्फ असम पे लागू हुई है। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, एक पैराग्राफ में पॉइंट नंबर बी में साफ कहता है अभी असम में लागू करो, उसके बाद तुम ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट बनाओ कि देश भर में लागू करो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि कट ऑफ के बाद जो भी आए हैं वो केवल असम में ही बस गए होंगे, अन्य राज्य जा सकते हैं ना। तो वो कैसे करोगे? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उससे क्या होगा? गिनती होगी कि 6 महीने से ज़्यादा अब एक स्थान पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। गलत है क्या? हमें पता नहीं होना चाहिए हमारी जनसंख्या क्या है? नीति कैसे लागू करेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला, उजाला, स्वच्छ भारत, और अभी महामारी के चलते पीएम गरीब कल्याण योजना, आवास योजना, इतनी योजनाएं हैं, कैसे लागू करेंगे? हमें यही नहीं पता होगा कितने लोगों को देना है, जनसंख्या पूरी क्या है। और दोगलापन देखिए, ये जिनकी सरकार ने एनपीआर लागू किया था, शायद आपको पता होगा, हमारे देश की फर्स्ट सिटीजन महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी सबसे पहली सदस्य थी उस रजिस्टर में। दूसरे उस समय के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, और वही लोग सबसे ज़्यादा उसका ऑपोजिशन करते हैं, विरोध करते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि जब एनआरसी असम में लागू हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है देश भर में देखो कि घुसपैठिए कौन है, एनपीआर उसमें मदद कर देगा, और सीएए जो बकायदा तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो आए दिन ये कहते हैं कि जो हमारे भारतीय नागरिक पीछे छूट गए, जो माइनॉरिटी श्रेणी में आ गए हैं, जिनके साथ अभद्रता हो रही है, पड़ोस के 5 देशों में, उन्हें वापस ले आइए। तो जिसकी मांग आपकी सरकार के अधीन सही थी, संसद के पटल पे खड़े होकर बोला है, मुख्यमंत्रियों ने कहा है, मैं तो कहूंगी अशोक गहलोत ने 3 ऑर्डर पास किए कि गुजरात में या कुछ राजस्थान के स्थायी लोग जो पाकिस्तान से आए हैं उनको यहाँ पे नागरिकता दे दी जाए। वीरप्पा मोइली ने इसकी मांग करी, तो आज क्या हुआ? अब इस मैथ्स में मुझे समझा दो एग्जॉस्टिव भी करके कि देश के मुसलमानों का सफाया कैसे होगा? जो स्थायी है तो रहेगा ही ना। या फिर अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हर मुसलमान यहाँ घुसपैठिया है, तो ये मैंने नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हो। ये तो संघ ने भी नहीं कहा, ये तो आज की सरकार ने भी नहीं कहा। तो ये लॉजिक कहाँ से आया इंस्टाग्राम पे? और जब ये चीज़ें शेयर होती हैं, और एक आध तो उसमें वकील भी था, तो आपको क्या लगता है लोग भावुक नहीं होंगे, भड़केंगे नहीं? ये मिस इन्फॉर्मेशन है, वो 4 अखबार पढ़ के उसका निचोड़ नहीं है ये मैंने व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ा, ट्विटर पे 2 ट्वीट पढ़ लिए और फेसबुक देख लिया, तो इंस्टाग्राम पे मैंने उसका बिल्कुल रायता फैला दिया। इसीलिए युवाओं का योगदान, युवाओं की विचारधारा, युवाओं की सोच, सूझबूझ, वो क्या विचार विमर्श करते हैं देश के लिए और देश की अखंडता के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखती है। मैं कह रही हूँ जितना कम बोलूँ, जितना ज़्यादा बोलूँ उतना कम है। अब जैसे मैंने आपको अपनी सहेली के बारे में बताया जो 9 वर्ष बाद उसको ये नहीं पता था कि गोधरा में हुआ क्या। काफ़ियों को ये भी नहीं पता कि गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस के वो जो 2 कोच थे, उन्हें जलाने वाला हाजी बिलाल नामक आदमी था। कौन था वो? कोई जानता है? कांग्रेस का कॉर्पोरेटर था, स्थाई, प्राइम अक्यूज्ड। जो मेरे हिसाब से मेन अक्यूज थे उसमें से 11-12 हाजी बिलाल समेत तो 12 कांग्रेस के कार्यकर्ता था। कौन जानता है? हुबली में अभी एक फेसबुक पोस्ट के लिए एक युवा को अरेस्ट किया, अभी हाल में न्यूज़ में, तो आपको याद होगा। हुबली में युवा को एक पोस्ट के लिए अरेस्ट किया, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, संगीन से संगीन दफ़ा हो गई, लग गई उस पर दफ़ाएं, गिरफ्त में है। ये मौलवी पठान और एक AIMIM के जो बहुत ही मैं तो कहूँगी क्रूर मानसिकता के लोग हैं,
इकट्ठे होके थाने के बाहर क्या कह रहे थे? गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मौलवी के साथ कौन खड़ा था जो मौलवी ये नारे लगवा रहा था? कांग्रेस का स्थायी नेता अल्ताफ हलूर, AIMIM भी नहीं, कांग्रेस का स्थायी नेता अल्ताफ हलूर। पढ़ लीजिए, खुद पढ़ेंगे तो पता चलेगा, व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। अभी हिजाब का मामला हुआ, सबको पता है। आजकल कुछ पत्रकार कोशिश करते हैं, सरकार हमारी है तो कोशिश करते हैं थोड़ा सत्य तो दिखा दें। हिजाब मामला कर्नाटका उच्च न्यायालय में कौन लड़ा? सीनियर एडवोकेट कामत कौन है? अभी हाल में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो लीगल प्रभारी था कांग्रेस पार्टी के लिए, वो है सीनियर एडवोकेट कामत। वहाँ पे फटाफट ऑर्डर ना आने से सर्वोच्च न्यायालय भागे थे। कौन भागा था? इंडियन यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसकी बहुत वाहवाही हो रही थी कोरोना वायरस के टाइम पे। वाह, तुमने हमें इंजेक्शन दिला दिया। कौन सा इंजेक्शन था भाई साहब? बहन जी, कौन सा इंजेक्शन था वो? रेमडेसिविर। और फिर वो जो ब्लैक फंगस के लिए भी उसका बड़ा सा नाम है, मैं भूल रही हूँ। वाह, तुमने इंजेक्शन दिलवा दिया। वाह वाह। तो मैंने PMO में फ़ोन किया, मैंने कहा हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहे, कहीं इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रखी? तो PM के OSD साहब कहते हैं बहन तुम सही कह रही हो। मैंने कहा ज़रा पता तो लगाइए। ये बिल्कुल हनुमान जी के दूध बन के हर जगह बिल्कुल उछल के हमने और फोटो लगा रहे। ओहो श्रीनिवास, वाओ व्हाट लवली वर्क यू हैव डन। सरकार में रह के हम जोर लगा रहे हैं कंपनियों के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। हम हाल में सरकार में आए हैं, फिर भी हम अपना हेल्थ का जो बजट है बढ़ाते आए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कितने एम्स थे जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी। 7 के नक्शे पारित थे, 2 बन गए थे। मोदी जी ने पहले 4 साल में उनको बढ़ा के 15 कर दिया, अब 21 हो गए हैं। उत्तराखंड इतना सा राज्य है, इतना सा राज्य, उसमें 2 एम्स हैं। किसको पता है? अच्छी बात नहीं बताते कोई, जानकारी बढ़ानी पड़ती है। गढ़वाल में अलग है, कुमाऊं में अलग है, और उसको मेडिकल हब बना रहे हैं। हमारे को गाली पड़ रही थी उत्तराखंड में, मैं प्रभारी थी मीडिया की, मैंने कहा कैसे? और वहाँ पे है इतिहास, हर 5 साल में सरकार बदलते हैं। मुझे डर लग रहा, मैंने कहा क्या करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ एक आध अखबार में आ जाता है ना राइटअप कि जो इस सरकार ने मेडिकल सेक्टर के लिए कर दिया है, इस डिपार्टमेंट के लिए कोई नहीं कर सकता था। पहाड़ी इलाका है, क्या कर सकते हो? ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बांध के ये चुनाव, आदरणीय मोदी जी के लिए जो प्रेम है और जो आशीर्वाद है पहाड़ में, उसके चलते चुनाव जीते। और तीसरे चलते मैं आपको बताती हूँ चुनाव क्यों जीते। हम आज, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो एक रूल पारित किया था उन्होंने कि जुम्मे नमाज के लिए स्कूल बंद हो जाएगा। छात्र चाहे किसी भी धर्म का हो, टीचर छुट्टी, मॉमडन है तो छुट्टी तो हो ही गई। और छात्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, स्कूल की छुट्टी। शुक्रवार को छुट्टी होती है। सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, कुवैत में रह रहे हैं हम। और ये बढ़ा के अखिलेश यादव की सरकार ने, शाहजहांपुर के DM ने पारित किया, छुट्टी दो जुम्मे नमाज के लिए। पर कितने लोगों को पता था कि हरीश रावत जब मुख्यमंत्री था उसने भी ये पारित किया था, जुम्मे नमाज की छुट्टी दो स्कूलों में। एक तो बच्चा वैसे ही व्हाट्सएप से पढ़ रहा है, तुम उसको स्कूल में भी ना पढ़ने दो। और फिर ये सहसपुर, शायद सुना होगा आपने, सहसपुर में एक उत्तराखंड का जो उपाध्यक्ष एक है मॉमडन, कांग्रेस प्रदेश कमेटी का, उसने प्रेस वार्ता में आके कह दिया, उससे पूछा गया कि आपको टिकट नहीं दिया, आप बैठे कैसे, आप माने कैसे? कह दिया उसने कि मैं इसलिए माना क्योंकि हरीश जी भाई साहब ने मुझसे वादा किया है जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ इस्लामिक विश्वविद्यालय बनाएंगे।
सहसपुर में हमारे महाराज जी से डर के कुछ ऐसा आज पॉपुलेशन का आंकड़ा है कि लगभग 35 से 40% वहाँ मॉमडन आ गए हैं। अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं कांग्रेस के झंडे के साथ। इस्लामी विश्वविद्यालय कितनों को पता है? आपको शायद पता होगा, आप लोग बहुत सीनियर बैठे हैं यहाँ पे। भारत की पहली इस्लामी विश्वविद्यालय AMU देश के विभाजन में सबसे अव्वल नंबर पे इस्तेमाल हुआ है उसका। जब जिन्ना को भारत का बंटवारा करना था तो AMU के छात्र छात्राओं वैसे ही भड़के हुए रहते हैं। उनको तो हमारे देश के परम पूज्य लोगों के चित्र से भी परेशानी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्तेमाल किया था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पढ़ के पता चल जाएगा कि जिन्ना ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इस्तेमाल करके, उनके युवा छात्रों का इस्तेमाल करके देश का विभाजन किया। सुनने में लगता है विभाजन किया, हुआ क्या था? सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। घर की बहनें, बहुएं, बेटियां, उनके साथ क्या हुआ था? बलात्कार हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, उनके हस्बैंड्स को उनकी आंखों के सामने मारा था। किसी की जमा पूंजी थी, वो एक सेकंड में लूट ली गई थी। और देवभूमि के अंदर इस्लामिक विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो कभी कभी सोशल मीडिया मदद नहीं कर देती है, पर अगर वीडियो सही हो तो। लेकिन फिर JNU का वीडियो सही था ना, बंदूक की नोक पे आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। तो उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे थे? फैब्रिकेटेड है, गलत है। हमारी देवी देवताओं को कैसे गाली दे देते हैं? कल एक सीनियर एडवोकेट है, कल परसों की बात है, बहुत सीनियर है, बहुत, पूरे लटियंस लॉबी के पितामह होंगे वो, संजय हेगड़े नाम है उनका। पता नहीं काहे के वकील हैं सीनियर जी। मैं तो भैया, मेरे तो घर में कोई वकालत है नहीं, मैं तो बच्चा हूँ उनके सामने, जूनियर। तंज कसा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। नाम हिंदू है, तंज कैसा कसा? कि नवनीत राणा और रवि राणा जेल में हैं। किस लिए हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने की ललकार की थी मुख्यमंत्री के घर के सामने, तो राष्ट्रद्रोह कैसे हो गया? पढ़ी तो नहीं ना, और पढ़ भी ले तो राष्ट्रद्रोह कैसे होता? समझाइए गणित मुझे। क्या हुआ? वो दंपत्ति ने कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम में अटकलें ना आए, हम नहीं पढ़ते। घर के बाहर प्रदर्शन करके, हल्ला गुल्ला मचा के, मार काट करके उनको अरेस्ट कर लिया गया, राष्ट्रद्रोह का मामला लग गया। अभी उच्च न्यायालय ने क्या कहा मैं पढ़ के सुनाऊंगी, और वो सही क्यों नहीं है मैं ये भी बताऊंगी। मैं ये नहीं कह रही कि सभी सही होते हैं, कानून क्या है मैं ये बताऊंगी। क्या हुआ? संजय हेगड़े आते हैं, चुटकी ली उन्होंने, बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे धर्म की ली, मेरे कर्म की ली। हनुमान चालीसा क्या बोले सुनिएगा। संजय हेगड़े कहते हैं, हनुमान, सीनियर एडवोकेट सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कहते हैं कि हनुमान चालीसा कहाँ लिखी? तुलसीदास जी ने जेल के पीछे लिखी, फिर 40 दिन वहीं पढ़ी। तो उनका मतलब ये था कि सही पढ़ने की जगह तो जेल की सराखों के पीछे है। और दूसरा मतलब उनका ये था कि नवनीत और रवि राणा आजमा ले ताकत हनुमान भगवान की। वो तो मैं दूर बैठी हुई थी, मैं उठ के अंदर ही नहीं गई स्क्रीन के। मैंने अपने समय का इंतज़ार किया। मैंने कहा अंग्रेजी में, मैंने कहा यू हैव ट्रिवियलाइज्ड माई रिलीजन। What you have attempted to do right now is undermine the power of my prayer, of the prayer of the Hindus of this country, of the belief system they have in their faith, their religion of Hinduism, of the power of Lord Hanuman. That's what you've done with a smirk on your face. मतलब कि आपने मेरे भगवान को, मेरी आस्था को, मेरे धर्म को छोटा कर दिया। ललकारा किसी ने किसी और के नहीं, आपने मेरे भगवान हनुमान को ललकारा है। तुम में ताकत कितनी है? जाओ नवनीत और रवि राणा,
जेल की सलाखों के पीछे 40 दिन तक पढ़ो, हम भी देखते तुम्हें हनुमान भगवान बचाता है कि नहीं, जैसे तुलसीदास जी ने किया था। मैं तो तुलसीदास जी कह रही हूँ, तो तुलसीदास कह रहा था। तो मैंने कहा अगर आपका ये लॉजिक है तो कहिए, कुरान कहाँ लिखी है? सऊदी अरेबिया में है। नमाज क्या है? कुरान का हिस्सा है। अजान क्या है? नमाज का हिस्सा है। तो तीनों सऊदी अरेबिया में हैं। इस विश्व के जितने मुसलमान हैं जाए सऊदी अरेबिया, पढ़े वहाँ पे, हमारी सड़कें क्यों रोकते हैं? वो 10 मिनट तक घूमता रहा। उम्र में मुझसे दुगना होगा, मेरे पिता की उम्र का होगा। उसने जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ, तुम अपने आप को न्यूट्रल कहते हो, लिबरल कहते हो, बोल के दिखाओ कि इस देश का, दूसरा देश छोड़ो, विश्व छोड़ो, इस भारत देश का जितना मुसलमान है, जुम्मे की नमाज खासकर वो सऊदी अरेबिया में जाके पढ़े, क्योंकि उसकी जगह वही है, लिखी तो वही गई है। नहीं बोला। मैंने क्या बोला? डर गए हैं कि चार्ली हेब्डो ना बन जाए इनका, इसलिए हिम्मत नहीं है। मेरे धर्म, मेरी आस्था पे सवाल उठाने की हिम्मत है इनकी, वहाँ सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है। क्या पता सर तन से जुदा हो जाए, क्या पता शोभा यात्रा कोई आराम से लेके जा रहा है, मस्जिद के अंदर पत्थर भर के कोई इनके खोपड़े पे फेंक दे। क्या पता वो मेधा लाल, वो पुलिसकर्मी, वो जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर मामला सुलटा नहीं तो गया था, उसकी क्या गलती थी? उसकी बाजू में गोली क्यों मारी? हम नहीं सिखाते हैं बंदूक उठाना, हम नहीं मांग रहे हैं देश की अखंडता बंदूक की नोक पे। वो अखंड है, रहेगा, हम भी देखते हैं तुम कैसे तोड़ोगे। हम बंदूक उठाने की, मारने की बात नहीं करते, हम सही बात कर रहे हैं, कानून के दायरे पे बात कर रहे हैं। हमारा वैसे प्रियम्बल तो यूनियन ऑफ इंडिया का है ना, इंटेग्रिटी सॉवरेंटी की बात करता है। हम सीधा सेक्युलरिज्म पे क्यों कूदते हैं? जो प्रसाद छोड़ गई इंदिरा गांधी हमारी खोपड़ी के ऊपर, उससे पहले सेक्युलर नहीं था क्या? समझ गई थी, गाँव रक्षकों का ख्याल नहीं रखा था, उन पे गोली चलवा दी थी, अपनी सीट बचाने के लिए सेक्युलरिज्म रख दिया उसने कॉन्स्टिट्यूशन में। वो संविधान जिसमें राम दरबार पूरा है, ओरिजिनल कॉपी, वो संविधान। और फिर शर्म नहीं आती अशोक गहलोत को? सालासर बालाजी के बाहर राम द्वार जो है, देखा होगा अगर आप दर्शन करने गए हैं, राम दरबार बना है, तोड़ दिया। हाल में कैसे आई कांग्रेस? वो जो 300 साल पुराना मंदिर है राजगढ़ में, अलवर में, ये भी बता के जाऊंगी मैं आपको, वो म्यूनिसिपल जो है, म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका भाजपा की, हमने तोड़ा? नहीं तोड़ा। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो राजगढ़ में एक गौरव पथ बनाने का एक प्लान पारित हुआ था, उसकी मेजरमेंट हुई, 60 फुट बनाएंगे चौड़ाई में। मेजरमेंट हुई तो देखा कि वो प्राचीन मंदिर रास्ते में आ रहा है, उस मंदिर के सहारे बहुत परिवार अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते थे, तो उसको छोटा कर दिया। 21 सितंबर 2021 को जो प्लान पारित हुआ था, 60 फुट चौड़ी सड़क थी। 8 फरवरी 2022 को जो प्लान पारित हुआ था, 30 फुट चौड़ी सड़क थी। नहीं है कागज़, लेकिन टीवी पे दिखाए मैंने अपनी डिबेट में पिछले हफ्ते। राहुल शिवशंकर की शुक्रवार की रात को 8 बजे की डिबेट है टाइम्स नाउ की, आप देखिएगा। 30 फुट कर दी। तो जब नगर पालिका ने प्लान पारित कर दिया है कि 30 फुट चौड़ी ही सड़क रहेगी, तो बुलडोज़र कैसे चल गए? आ गए होशियार कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले, बुलडोज़र आपका है। मैंने कहा पहली बार सुन रही हूँ नगर निगम बुलडोज़र खरीद के रखता है, पीडब्ल्यूडी खरीदता है। तुमने किया तो मैंने कहा कलेक्टर क्यों अपनी प्रेस वार्ता छाप रहा है फिर? और ये क्यों कह रहा है सारी व्यवस्था उपखंड अधिकारी ने करी? कौन है उपखंड अधिकारी? सब चुप। एसडीएम होता है। एसडीएम किसको रिपोर्ट करता है? राज्य सरकार को, नगर निगम को नहीं। क्यों तोड़ने दी? और जहीर खान हैंडलूम दुकान छोड़ के उसके पीछे के घर तोड़ दिए। और अगर आप उस पूरी प्रेस वार्ता को पढ़ेंगे आपको दुख होगा। 3 मंदिर तोड़े हैं,
पॉइंट नंबर 10 में उस प्रेस नोट है, वो पूरी 7 कलेक्टर के नाम की, पढ़िएगा उसको। अब तो वायरल भी हो गई है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भला कर देता है। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? 3 मंदिर टूटे थे, एक मंदिर हाल में बना था। सुनिएगा, और अगर मैं गलत बोल रही हूं तो मुझे सही भी कर दीजिएगा। शिव पार्वती जी की मूर्ति, नाले के ऊपर मंदिर बना था, नाले के ऊपर शिव पार्वती जी की मूर्ति स्थापना हुई। मैंने अपने जीवन में कोई मंदिर किसी सीवेज लाइन और नाले के ऊपर नहीं देखा। तो ये हाल में मंदिर बना था, प्राइवेट मंदिर था, कोई परिवार व्यक्तिगत तरीके से बनाया होगा। उनको पहले से पता चल गया कि तोड़फोड़ होने वाली है, तो शिव पार्वती जी की मूर्ति उठा के हटा ली और मंदिर टूट गया। तो वो प्राचीन मंदिर में पहले से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी? वो प्राचीन 300 वर्ष पुराने मंदिर में शिव भगवान के ऊपर चप्पल जूते पहन के कटर से बीच में काटना, ये क्यों होने दिया? अगर कलेक्टर ने वो हाल ही में बने हुए नाले के ऊपर वाले मंदिर को सूचना दे रखी थी तो प्राचीन मंदिर में भी दे देते। असलियत तो ये है, जौहरीलाल मीना वहाँ का एक विधायक है, आपको पता होगा, उसके सुपुत्र दीपक हाल ही में सुर्खियां बटोर रहे थे। क्यों? नाबालिग दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, हल्ला मच गया। तो उस सड़क पे जितने भी हिंदू दुकानदार और उनके परिवार हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम लिखा कि दीपक जौहरी के ऊपर सबसे ज़्यादा, दीपक जौहरी मीना के ऊपर सबसे ज़्यादा कठोर कार्रवाई हो, उसको जेल के पीछे भेजा जाए। बदला ले लिया। ये है राजनीति। हिजाब का मामला बता रही थी PFI, हमारे विद्यार्थी परिषद के बहुत भाई साहब जानते होंगे, केरला के अंदर हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं, पर्ची कटवाते हैं 2 रुपए की, मैंने भी कटवाई। पर्ची कटवा रहे थे, एक सचिन गोपाल और एक विशाल, इनके मामले आप आज भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पर्ची कटवा रहे थे 2 रुपए की विद्यार्थी परिषद की। केरला में पीछे से खंजर मार के मार दिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। लोग पूछते हैं इसे बैन क्यों नहीं करते हो? बैन करी थी हमने, उच्च न्यायालय ने बैन हटा दिया छत्तीसगढ़ में। कितनों को पता है? और जब तक पुख्ता सबूत लेके नहीं जाओगे, वो सर्वोच्च न्यायालय बैठे हैं, बहुत सारे जजेस बैठे हैं जिनको हमारे देश में लव जिहाद भी नहीं दिखता। ये आयशा का केस आया था, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बुला के पूछा था देश में लव जिहाद नाम की चीज़ है? सर्वोच्च न्यायालय को लगा नहीं है। ये पहली बार सुना है। इंग्लैंड में लगता है लव जिहाद है, उसे वहाँ ग्रूमिंग कहते हैं। हमारे देश में एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी तारा शाहदेव, सबके बारे में सबने पढ़ा होगा। मोहन ने शादी करी, रिजवान निकला, मार पिटाई कर दी जब उसने सामना किया। क्या है तुम्हारी माँ का नाम तो कुछ और है, तो काली आंख के साथ मीडिया पे आई थी। वो तोमर लड़की, उसका नाम भूल रही हूँ, फरीदाबाद में CCTV पे दिख रहा है, गोली मार दी। हम लव जिहाद कहते हैं, इंग्लैंड में उसे ग्रूमिंग कहते हैं। 70 के दशक में उसे सेक्स जिहाद कहते थे। क्यों होता था? जब हमारे सिख भाई वहाँ जाके सेटल करने लगे तो उनकी बेटियों, आज भी आप वीडियो देखेंगे YouTube पे इसका, वहाँ जो गुरुद्वारे की समितियाँ होती हैं उनकी जो देख रेख करते हैं, आप उनके वीडियो आज भी ढूंढ सकते हैं YouTube पे। उन्होंने बताया कि हमारी बेटियों को, सिख लड़कियों को, क्योंकि ब्राउन है ना रंग से, सबसे पहले ये जो पाकिस्तान से या जो भी जहाँ से भी पलायन करके आते थे, हमारी लड़कियों को टारगेट करते थे। हमने अपनी दीवारें ऊंचे कर दी, नॉट लिटरली बट मेटाफोरिकली। वो अपनी बेटियों को बचा गए। इनके समझ नहीं आया तो वहाँ पे भी डेमोग्राफी ख़राब हो रखी है, कॉकेशियन लड़कियों के पीछे पड़े। ये शब्द मेरे नहीं है, ये वहाँ पे बर्मिंघम कोर्ट के शब्द है। वहाँ के कोर्ट के आप प्लीज़ जजमेंट पढ़िए। आए दिन ग्रूमिंग इंग्लैंड, इसको गूगल करेंगे, आपको तमाम न्यूज़ आर्टिकल और जजमेंट मिल जाएगी। 4-5 पुरुष 27-28 साल के, 12-13 साल की बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं,
और वो बच्चियाँ अपने घर परिवार में झगड़े चलने या थोड़ी रिबेलियस हो जाती हैं। वो नाजुक उम्र होती है, या तो बच्चा संभलता है या तो बिगड़ जाता है, और विदेश में कम उम्र से शुरू हो जाता है। वहाँ पे ये सहारा बनते हैं। 12 साल की बच्ची का सहारा 28 साल का आदमी सहारा बनते हैं। उन्हें पार्टियों पे ले जाते हैं, उन्हें डिस्को ले जाते हैं, उन्हें ड्रग्स दिखाते हैं, ड्रिंक्स दिखाते हैं, अय्याशी वाली ज़िंदगी दिखाते हैं। जब वो डिपेंडेंट हो जाती है तो बच्चा ना 12 साल मानसिक स्वरूप से तो बच्चा ही, जब वो डिपेंडेंट हो जाती है उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, 4-5 मिल के करते हैं, फिर उसे स्किन मार्केट में बेच देते हैं। अच्छी खासी 12-13 साल की लड़की की ज़िंदगी 2 ड्रग्स लेने के लिए उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इंग्लैंड मांगता है कि ग्रूमिंग है स्किन ट्रेडिंग है। भारत में कहते हैं लव जिहाद क्या है? पढ़ के आते हैं तो बहस ना करते हैं, पता होता व्हाट्सएप से ना पढ़ते तो बहस ना करते हैं। नेताओं को पता होता है, वो जानबूझ के झूठ बोलते हैं क्योंकि जनता में कम पता है। हम तो इंस्टाग्राम पे मेकअप करके ब्लो ड्राई करके थोड़ा डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं ना, और फिर ये भी फैला रहे हैं कि सीए एनआरसी सारे मुसलमानों को हटा दे। क्या क्या है ये? अब चलो एलन मस्क आया है, शायद कुछ ढंग का कर देगा, फिर भी उद्योगपति है, कैपिटलिस्ट है, क्या करेगा नहीं करेगा मैं नहीं कह सकती। पर अगर वो कह रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री स्पीच तो मैं मान के चलती हूँ। लेकिन आपके घर में जो बच्चे हैं, मैं डरा नहीं रही, मैं सत्य बोल रही हूँ। एक तो मैं सोचती हूँ कि इस देश के अंदर कुछ लोग मुझे बुरा माने भला माने, कानून की पढ़ाई मैंडेटरी कर देनी चाहिए। कानून के बारे में नहीं, कानून की पढ़ाई। जो बेसिक एक्ट्स हैं हमारे देश में सबको पता हो। क्यों? अब मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगी, जो मैं ये नहीं कह रही कि जो स्कूल में पढ़ाएंगे वो हमारे मिलॉर्ड्स से ज़्यादा होगा, लेकिन मिलॉर्ड्स भी क्या करते हैं ज़रा मैं ये पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जब नवनीत राणा और रवि राणा उच्च न्यायालय मुंबई गए तो मिलॉर्ड्स ने ये कहा, Such declaration of reading religious verses in someone else's house or even in public spaces is certainly breach of the personal liberty of the other person. The state is justified in carrying apprehension that such act will lead to disturbance in law and order situation. The court observed in the order. ठीक है, तो नमाज क्यों पढ़ने देते हो पब्लिक में? मेरा रास्ता रोकते हैं, मेरे कान में पड़ती है, मेरे आंखों में ओझल होती है, मेरा काम पे जाने का रास्ता रोकती है। ये तो उनके लिए भी लागू होना चाहिए। बोलना नहीं चाह रही, आज जैसे ही उज्जैन में घुसी हूँ महाकाल, बाद में देखा अजान पहले सुन ली। मेरी पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन हो रहा है। भेज रहे हो जेल में, एप्रीहेंशन अरेस्ट कर रहे हो क्या? जो लाउड स्पीकर पे अजान बोल रहा है, क्या मतलब है इसका? क्या है ये? हनुमान चालीसा पढ़ने से राष्ट्रद्रोह? क्या है राष्ट्रद्रोह का कानून? एनी एक्ट विच कॉजेज डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द स्टेट। डिसअफेक्शन, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या महाराष्ट्र की अखंडता पे कुछ आँच आ जाएगी या भारत की अखंडता पे आँच आ जाएगी? या लोग उद्धव ठाकरे से नफरत करने लगेंगे? मुझसे एक उनका प्रवक्ता कहता है कल रात को डिबेट पे उनकी भावनाएं भड़क गई। मैंने कहा, किसी ने कहा उनके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो उनकी भावना भड़क रही है। अच्छा, वैसी भड़की होगी जैसे उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार बनने के बाद पत्थरबाजों की भड़की थी, खारगोन में पत्थरबाजों की भड़की थी, जहांगीरपुरी की मस्जिद में जो सामने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को देख के जिसकी भावना भड़की थी, उद्धव ठाकरे भी वही है। मुसलमान बन गए क्या? ये पूछा मैंने, भड़क गया। मैंने कहा आपकी भावना क्यों भड़क रही है? अब मेरे पे पत्थर मत मारना,
मैं तो नहीं मारती किसी पे। जो राम जन्मभूमि की पूजा पे नहीं जाता, क्या बहाना था? कोविड चल रहा है। अब क्या कह रहे हैं? हमें बुलाया नहीं। तो तब क्यों कह रहे थे? बोलते हमें बुलाया नहीं। तब क्यों बोल रहे थे कि कोविड चल रहा है, हम नहीं आ रहे? झूठ क्यों बोला फिर? बुलाया था, नहीं गए। जो मंदिर से पहले मंदिरालय खोल देगा वो क्या राम का होगा? बाबा साहेब ठाकरे जी की ना कहीं आत्मा तरसती होगी, क्या पैदा किया मैंने। अब पता नहीं उद्धव जी की आत्मा तरसती है कि नहीं तरसती। देखिए, पुत्र मोह में महाभारत छिड़ी थी, देख लो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। उनकी कब तरसेगी? मैंने अपने पुत्र मोह में क्या कर दिया? एनसीपी की गोदी में जाके बैठ गए। भाई वही एनसीपी जिसने मुंबई ब्लास्ट के अंदर ठाकरे साहब को अरेस्ट कर लिया था। डावू अरेस्ट नहीं किया था, ठाकरे साहब को। वाह, ऐसी तमाम चीज़ें, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। लेकिन बच्चों को सही सीख दीजिए। और जो यहाँ युवा बैठे हैं, मैं भड़काने तड़पाने की बात नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने से राष्ट्रद्रोह हो रहा है, भावना भड़क रही है, तो फिर जुम्मे नमाज से और अजान से कैसे नहीं भावना भड़क रही? हमें असहिष्णु कहा जाता है। हम सालों से, दशकों से, सेंचुरी से सहिष्णु हैं, पर उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। और सही क्या है, गलत क्या है, इसका अंतर आपको इंस्टाग्राम पे रील वाली आंटी नहीं बताएगी, कानून की पढ़ाई बताएगी। और दूसरी बात जो मुझे लगी, थोड़ी सी लोगों को गलत लगे, बहुत काम आते हैं, मुझे अपने स्तर पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो कहती हूँ, यूपीएससी को हटाना चाहिए। हटाओ। मेरे एक उदाहरण देके ख़त्म करूँगी अपनी बात। मेरी बहुत अच्छी मित्र है, अच्छी लॉ फर्म में पार्टनर है। उसके पिताजी जॉइंट सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, डॉक्टर मनमोहन सिंह के। उन्होंने लागू करी भारत निर्माण योजना। क्या है वो? गाँव के अंदर बिजली वितरण। उनके कार्यकाल में नहीं हो पाई, मोदी जी ने करी। वो 18,000 गाँव में 2019 तक उन्होंने बिजली भेजी, नॉन स्टॉप। कैसे करी? राज्य सरकारों में हमने जीत जीत के, अच्छे कोलैबोरेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ राज्य केंद्र सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में बिजली आती है, मूलतः मेरी माता जी बिजनौर से हैं, आती है। मेरे बचपन में नहीं आती थी। अब मैंने ऐसे पूछा उससे, मैंने कहा तेरे पिताजी कहाँ से पढ़े? उनकी डेथ हो गई, सर्विस में थे। किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा सब यूपीएससी के साथ होता है। पिताजी मेरे चेन्नई में पढ़े, केरलाइट हैं, इंग्लिश पढ़े, यूपीएससी पार किए। तो मैंने कहा फिर बिजली योजना कैसे बना रहे थे? उनको क्या पता बिजली के बारे में? मैंने कहा उनको तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी नहीं पता होगा, लिटरेचर में मास्टर्स करी है। हाँ, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स सिखाई थी। मैंने कहा कैसे सिखाई थी? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत सरकार ने डिग्री करने भेजा। भारत सरकार के अपने पेड़ नहीं है, हम देते हैं कर। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत सरकार ने भेजा, सपरिवार भेजा। खर्चा कहाँ से आया? 4 लोगों का परिवार, 9 महीने की, पता नहीं भगवान जाने कौन सी डिग्री इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, फाइनेंस मंत्रालय में लग जाते, पावर मिनिस्ट्री। और मेरे ख्याल से उमा दीदी के समय पे वो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे। नाम नहीं लेती तो सही, अच्छा है, अब याद आया, उमा दीदी के समय पे यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे वो। तो डोमेन एक्सपर्ट का क्या होगा? वो कैसे करना है, इट्स अ मैटर ऑफ डिलिबरेशन। क्योंकि एक अफसर दूसरे अफसर से बात करके देश बड़ा है, काम करवा दे कोई भी किसी भी तरीके का, खासकर जनता का, ये ज़रूरी है। वो लिंक कैसे बनेगा? अगर आप यूपीएससी से नहीं निकले, वो आओ भगत आपस में भाईचारा कैसे बनेगा? इट्स अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन। पर यूपीएससी में हमारे घर में भी कुछ निकले हैं। मेरे घर से तो देश के चीफ और फाइनेंस सेक्रेटरी निकले हैं। अब
भाजपा के लिए, संघ के लिए उन्होंने पूरा अपनी ज़िंदगी में काम किया, लेकिन मजाक तो हमारे घर में यही बनता है ना, IAS मीन्स आई एम सेफ. What about us? You are safe. What about us? तो कुछ करना पड़ेगा. We need domain expertise. ताकि जो पावर में, इलेक्ट्रिफिकेशन में एक्सपर्टीज पा लिया है वो बताए. जो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्टीज, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश लिटरेचर, मैंने इकोनॉमिक्स की डिग्री करी है, मुझे नहीं लगता मुझे इतनी इकोनॉमिक्स पता है. मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ देश की इकोनॉमिक्स की, तो आप बताइए UPSC करके इंग्लिश पढ़ के इंसान को पता होगा? नहीं. मुझे नहीं लगता. फाइल आगे पीछे तो क्लरिकल जॉब है. अगर सच में, और आज की बात नहीं कर रही, 20 साल बाद, 30 साल बाद सच में इसका रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, अगर गति बढ़ानी है देश के विकास की, तो वो कैसे होगा? अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए जो UPSC में जाते हैं. All my well wishes. Young UPSC officials are also doing very well. बट उनको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनाइए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद.